So today we will discuss paper of our work energy power. I could not show you your answer sheets because some students told कि सर हमारा अभी एक अगले हफ्ते से वर्क ग्रेविटेशन भी पेपर में आ रहा है, तो फिर मैं ग्रेविटेशन खत्म करवाने के लिए मैं बहुत फटाफट सिलेबस फ्लो कर रहा हूँ. सो मैं सोचा पेपर डिस्कस करूंगा तो लॉस हो जाएगा एक दिन का, इसलिए मैं अभी सोचा पहले ग्रेविटेशन पढ़ा दूं, देन आई विल गो टू पेपर डिस्कशन. व्हाट विल हैपन दैट बच्चों को जो एग्जाम है उनको लॉस नहीं होगा. सर रिवीजन क्या वीक लोग या संडे को लोग सिर्फ तो डेरिवेशन बताना सिर्फ लॉस. देखो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज समझनी है मुझसे तो मुझे वो कर दो, टेलीग्राम कर दो, मैं प्लान कर लूंगा उसके हिसाब से. एंड आई विल टेक. आप मुझे बता दो कुछ चीजें मैंने नहीं पढ़ाई, हो सकता है कि मैंने जैसे आपको डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का डेरिवेशन अगर नहीं पढ़ाया, और इनके आपको पैरेललोग्राम लॉ का और परसेंटेज एरर का नहीं पढ़ाया, और अगर आपको स्कूल में पढ़ाया है लगता है कि आ सकता है तो यू कैन आस्क मी, आई विल टीच यू इन रिवीजन क्लासेस. ओके सर आज सेंड कर दूंगा मैं, क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल डेरिवेशन का, देखो जो डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूँ कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं पड़ेगा आपको दोनों साल में, लेकिन इनके टीचर ने एम्फसाइज किया है कि नहीं आना ही है, पढ़ना ही है, तो देन वी विल टेक सम. ओके सो लेट्स डिस्कस पेपर. देखो जिन्होंने पेपर नहीं दिया था ड्यू टू सम रीजन, आप क्या कर सकते हो, पेपर अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद यू कैन सॉल्व एंड सबमिट. मैंने बोला था कि रिवीजन जो नहीं कर पाए दे कैन टेक इट एज अ assignment. Okay, so let's discuss paper. What is another name of the law of inertia? Law of inertia इसका another name क्या है? देखो तो law of inertia है वो कौन से न्यूटन के लॉ से वर्क करता है. law of inertia work with Newton first law. इसका another law name क्या है? Newton first law. Newton first law. तो अगर आपको कभी स्कूल में पूछे गिव सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जांपल्स हो, तो मतलब क्या आपको मोस्टली एग्जांपल्स क्या देनोगे, इनर्शिया के. इनर्शिया ऑफ रेस्ट मैंने बताया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यस, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ये सब किसके एग्जांपल है? दे आर एग्जांपल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, वैसे ही न्यूटन सेकंड लॉ का जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसको न्यूटन सेकंड लॉ का दूसरा नाम क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ का दूसरा नाम क्या है? कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आपने पढ़ा होगा राइट, फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी बचपन में, सेकेंड लॉ. और एफ इज इक्वल टू डी पी बाई एम डी पी बाई डी टी, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, सो दीज आर ऑल व्हाट अनदर नेम्स ऑफ लॉस. रिमेंबर दिस. व्हिच फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? देखो जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, whenever object moves on a circular path, तो उसको एक फोर्स लगाना पड़ता है, राइट? There is a need of some force which can keep object on a circular path. There is a need of a force which can keep object on a circular path. That force is known as centripetal force. सेंटीमीटर. ये फोर्स कौन लगाता है? Who put this centripetal force? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक्सटर्नल फैक्टर लगाता है. मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, कुछ एग्जांपल्स. चलिए देखो, रस्सी है और पत्थर है तो हम खींचते हैं, राइट? आई एम अप्लाइंग फोर्स विच इज व्हाट, टेंशन. तो टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. सिमिलरली दूसरा एग्जांपल मैंने वो क्या बताया था, सन है और अर्थ है. आपको याद आ रहा है? तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल, जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा है, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स.
और सेंट्रीपिटल फोर्स करता क्या है? व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स डज? सेंट्रीपिटल फोर्स काउंटर करता है। किसको काउंटर करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स किसको काउंटर करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल क्या है? व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट इनर्शिया, ऑल्सो नॉन एज क्या? सूडो फोर्स। कुछ याद आ रहा है आपको? कितनों को यहां तक समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस बोथ? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस बोथ? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आया समझ में? तो ठीक है, एक ही कोई आया, सिर्फ अभिजीत को आया, बाकी किसी को नहीं आया? गौरव, कल्पना, शिवम, तनुजा, आ रहा है कि नहीं? चलो ठीक है। बाय हैमरिंग, स्टूडेंट्स म्यूट। While hammering, the hand feels jerk. हैमर करो तो हैंड feels jerk. Why? ये किसका एग्जांपल है? देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनर्शिया होता है। देखो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मुड़ता है, मैंने एग्जांपल दिया था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मैंने एग्जांपल क्या दिया था? अपना पर्सनल एग्जांपल बस का। अब देखो बस में आप खड़े हो, जब बस सर्कुलर पाथ में घूमेगा राइट साइड में, तो आपको कहां फोर्स लगेगा? आपको बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। आपको बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। नॉट ओनली यू, एनीथिंग इट विल एक्सपीरियंस फोर्स आउटसाइड। दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। व्हाइल हैमरिंग हैंड फील्स jerk। कौन सा लॉ है ये? व्हाई? बिकॉज़ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। According to Newton third law, for every action there is reaction. देखो अगर फर्स्ट बॉडी एक्ट कर रही है तो सेकंड बॉडी रिएक्ट करेगी, राइट? अगर फर्स्ट बॉडी एक्ट कर रही है तो सेकंड बॉडी क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। तो देखो ये नेल है, ये हैमर है। और देखो जब हैमर से हिट करेंगे तो हैमर क्या कर रहा है? हैमर इज पुटिंग एक्शन। हैमर इज डूइंग एक्शन ऑन नेल। नेल क्या करेगा? नेल विल डू रिएक्शन ऑन हैमर। नेल will do reaction on hammer. So hammer एक्शन कर रहा है, नेल रिएक्शन कर रहा है। और जो नेल का रिएक्शन है हैमर पे, उससे क्या होगा? जो मेरा हाथ है, जो मेरा हाथ है उस पे क्या लगेगा? हैंड पे जर्क लगेगा। हैंड फील्स जर्क ड्यू टू रिएक्शन फोर्स, राइट? मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं ताकि आपको और हेल्पफुल रहे। ओके, अब देखो ये एक क्वेश्चन है। With what acceleration should a box of figure below descend so that the block of mass m exerts force mg/4 on the floor of the box? अब ये क्वेश्चन में है क्या, मुझे निकालना क्या है? देखो ये क्वेश्चन करने के पहले आपको कुछ एग्जांपल में कुछ कॉन्सेप्ट समझा। सपोज ये लिफ्ट है, ठीक है, 5 केसेस, और उस पे एक ऑब्जेक्ट है। टेन केजी का, हर केस में 10 केजी का ऑब्जेक्ट है। ये लिफ्ट पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस पे लिफ्ट पे। देखो हमेशा याद रखना, वेट इज ऑलवेज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। वेट इज ऑलवेज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन।
कितनों को पता है ये? मैंने आपको बताया था जितना नॉर्मल रिएक्शन लगता है उतना ही वेट होता है। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? आपको मैंने बताया था, किसी को याद है क्या? ये याद है आपको? वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन पढ़ाया था, सिर्फ तनुजा को याद है, बाकी किसी को याद नहीं है? याद है सर। याद है, चलो ठीक है। यस सर। अब देखो एक केस में लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन, एक केस में लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन। सपोज लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिफ्ट इज गोइंग अप विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस केस में लिफ्ट इज एट रेस्ट, इस केस में लिफ्ट इज गोइंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड, and this case में lift is going down with uniform speed। ऐसे जब आप लिफ्ट में कभी बैठे होगे तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपको स्टार्टिंग जब लिफ्ट स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में कुछ फील होता है। स्टार्टिंग पॉइंट में जब लिफ्ट नीचे जा रही है तो आपको लगेगा आप बहुत हल्के हो रहे हो, आप क्या हो रहे हैं? हल्के हो रहे हो अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है। और एंडिंग पॉइंट में आपको लगेगा आपका वेट एकदम से बढ़ रहा है, लेकिन बीच में क्या लगेगा? आपको नॉर्मल फील होगा। ऐसा क्यों होता है? आई विल एक्सप्लेन। देखो जब लिफ्ट नीचे जा रहा है तो क्या होगा? नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू एम जी प्लस ए ऐड हो जाता है, तो फाइनली क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 प्लस 2 इक्वल टू 120 न्यूटन, विच इज वेट। सॉरी जब नीचे जा रही है तो सब्ट्रैक्ट होता है, नीचे जा रही है तो सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है। क्या आ जाएगा आपका? 80 न्यूटन। देखो इसलिए जब भी लिफ्ट नीचे जाती है तो आपको एक हल्कापन फील होता है, राइट? व्हेन लिफ्ट इज गोइंग डाउन यू फील सम लाइटनेस। अब जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो क्या होता है? आपको एक हेवीनेस फील होता है। क्या होगा? m g प्लस a, क्या होगा? 10 आप ग्रेविटी प्लस 2 क्या आ जाएगा? 120 न्यूटन, ये आपका वेट हो जाएगा। अब जब लिफ्ट रेस्ट पे, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट पे क्या होगा? रेस्ट पे आपका वेट mg ही रहेगा। क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। लास्ट केस में यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रहा है, लिफ्ट इज गोइंग अप विद द यूनिफॉर्म स्पीड। देखो जब लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन जीरो है, राइट? यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जीरो एक्सेलरेशन। व्हाट डज इट मीन? मेरा वेट क्या हो, मेरा नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? मेरा नॉर्मल फोर्स नॉर्मल ग्रेविटी ही हो जाएगा। n इज इक्वल टू mg, बिकॉज a जीरो है, mg फाइनली क्या होगा? 100 न्यूटन। तो जब लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर या नीचे जाता है जब भी मेरा वेट क्या होगा? 100 न्यूटन ही रहेगा। अब इस केस में देखो n इज इक्वल टू mg, क्यों? यूनिफॉर्म स्पीड है, a जीरो है, क्या हो जाएगा? 100 10 इंटू 10 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। कितना को ये सारे केसेस समझ में आए? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है लिफ्ट नीचे जा रहा है। यस सर। लिफ्ट नीचे जा रहा है मतलब क्या? मैं हल्का होऊंगा, मेरा वेट कम होगा, राइट? तो देखो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m g माइनस a। With what acceleration should the box of the figure below descend, मतलब नीचे जा रहा है, so that the block of mass m exerts the force mg by 4 on the floor of the box। मतलब क्या? फाइनली मुझे क्या फाइंड करना है? नॉर्मल रिएक्शन दोनों के बीच में। मुझे नॉर्मल रिएक्शन इक्वल होते हैं, दोनों एक दूसरे पे क्या देते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन, थर्ड लॉ फॉलो करते हैं। आई टोल्ड यू नॉर्मल रिएक्शन फॉलोज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो n क्या है मेरा? mg/4 दिया है, mg/4 is equal to mg minus ma। अब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? mm कट जाएगा, फाइनली क्या आएगा मेरा? फाइनली इट विल बी g/4 is equal to g minus a is equal to g minus g/4 is equal to 3g/4। ये मेरा एक्सेलरेशन, मतलब a की वैल्यू क्या है मेरी? 3g/4। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था,
गुड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, if 4 kg block each of if 4 blocks each of mass 10 kg are stacked one above another, so what I am having 4 blocks each of mass 10 kg, 10 10 10. Find the contact force between the bottommost block and the ground. Contact force क्या होता है? What is contact force? पढ़ा है आपने? Contact force क्या होता है मेरा? Normal force भी contact force बोलते हैं, मैंने बताया था। Normal force ही क्या होता है मेरा? Contact force। मुझे फाइनली क्या निकालना है? मुझे फाइनली contact force मतलब normal force किसके बीच? Bottommost block and the ground. That means I have to find where? I have to find here. मैंने आपको बताया था नॉर्मल फोर्स हर जगह नॉर्मल फोर्स रहेगा, राइट? नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू वर्टिकल, केस ऑफ वर्टिकल। देखो इंक्लाइंड प्लेन में तो अलग हो जाता है, राइट? mg cos थीटा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंक्लाइंड प्लेन, वर्टिकल। देखो वर्टिकल प्लेन में क्या होता है, n इज इक्वल टू मास ऑफ जितने भी ऑब्जेक्ट ऊपर है इनटू ग्रेविटी। देखो कितने फोर्स ब्लॉक्स ऊपर है, 40 kg, 40 into 10 is equal to ओके 400 न्यूटन। तो मेरा ये नॉर्मल ब्लॉक क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स 400 न्यूटन। मुझे यही पूछा है, राइट? बॉटम मोस्ट ब्लॉक एंड द ग्राउंड। सपोज मुझे यहाँ पे पूछा होता n इज इक्वल टू कितने ब्लॉक्स ऊपर है, 3 ब्लॉक्स, वेट कितना ऊपर, 30 into 10, 30 into 10 m into g, राइट? क्या हो गया, 300 न्यूटन। अगर मुझे यहाँ पूछा होता n इज इक्वल टू 20 into 10 इक्वल टू 100 न्यूटन। अगर यहाँ पूछा होता तो 10 into 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ऐसे करके हम करते हैं, राइट? और क्या आप में से कोई जिसके 5 में 3 क्वेश्चन करेक्ट हुए, 3 या 4 या 5 हो, how many of you got 3 and above questions correct till now? कोई तो होगा, नोट नहीं है सर। अरे ये हर्षल क्यों हुए? साहिल आपका? तो ठीक है सर, 4 रॉन्ग हो गया, वेरी गुड, चलो ठीक है। If work is done by force F on the object is positive, then what will be the effect in the kinetic energy of object? Okay, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये क्वेश्चन किससे है? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। What work energy theorem tells? Work energy theorem tells that जब भी मैं ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूं, ऑब्जेक्ट क्या फोर्स क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेगा। सो फोर्स इज डूइंग वर्क ऑन ऑब्जेक्ट, राइट? वर्क डन बाय फोर्स on an object is equal to change in kinetic energy, right? Change in kinetic energy या K लिख सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था, work done by force on an object is equal to change in kinetic energy। work done क्या है? work done is force into displacement, right? Fs, F dot S is equal to change in kinetic energy मतलब क्या? K final, I can write delta K which is equal to K final minus K initial. Now always remember this. First thing, this is W, right? W is equal to K final minus K initial. See, the work done is positive. तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। What does it mean?
K final is greater than K initial, जब भी तो दोनों का सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव होगा, जब भी तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. सिमिलरली अगर वर्क में नेगेटिव कर रहा हूं, इफ आई एम डूइंग नेगेटिव वर्क, व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट काइनेटिक एनर्जी मेरी इनिशियल की ज्यादा है, जब भी तो सब्ट्रैक्शन नेगेटिव हो रहा है, राइट? और फाइनल आई कैन राइट KF is less than KI, means kinetic energy decreases. So what is the point? जब ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब नेगेटिव वर्क हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 7. For a given force displacement graph, determine the work done by the object. Actually, work done by the force on object. Work done by the force on object. Determine the work done by force on the object. ठीक है? Okay, for a given displacement graph, determine the work done by force on an object. अब देखो ये मेरा क्या है, ग्राफ है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, राइट? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में हम कैसे वर्क निकालते हैं? वर्क इज इक्वल टू व्हाट? वर्क इज इक्वल टू एरिया. अभी क्या है मेरा फिगर? दिस इज व्हाट? दिस इज माय ट्रेपेजियम. या तो आप ट्रेपेजियम लेके कर सकते हो, और आइदर यू कैन कंसीडर दिस एज टू सेपरेट ट्रायंगल्स, और यू कैन कंसीडर दिस एज टू सेपरेट ट्रायंगल्स एंड वन एज अ रेक्टेंगल. आप ऐसे करके भी कर सकते हो, राइट? जो भी ठीक लगे. तो ये फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3, इनका एरिया निकाल लो. एरिया क्या होता है? वर्क डन, राइट? तो क्या हो जाएगा? हाफ इनटू बेस क्या होगा? बेस 10. हाइट क्या होगा? हाइट 10. ये पहले का एरिया, राइट? प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, बेस कितना है? बेस इज दिस इज 20, हाइट 10, तो 20 into 10 प्लस हाफ इंटू, अब ये तीसरा ट्रायंगल, राइट? तीसरा फिगर, हाफ इंटू बेस क्या होगा? बेस 10 होगा, हाइट 10 होगा. फाइनल क्या होगा? फाइनल इज 50 प्लस 2, 50 प्लस 200 प्लस 50, 300. क्या होगा? जूल. सिंपल. एरिया निकालना है. अगर आप ट्रेपेजियम से कर सकते हो तो ट्रेपेजियम इज गुड. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा? 40 प्लस 30, राइट? 40 प्लस, ये पूरा 40 हो गया पहला पैरेलल साइड, और दूसरा पैरेलल साइड कितना है? 20. 40 प्लस 20 इंटू डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10. तो क्या हो जाएगा? 60 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 300. दोनों सही है. कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? राइट, गुड. सर आपने 600 लिखा था वहाँ पर. कहाँ पे 600? अच्छा, ये 60 के प्लेस पे. सॉरी. Okay, now next question. The force of 80 Newton is acting on at an angle of 60 degree with the direction of motion. If the displacement of an object is 10, determine the work done by force. ये तो बहुत easy question है. देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है कितना? 80 न्यूटन at the angle of 60 degree with the direction of motion. Suppose ये मोशन है मेरा ऑब्जेक्ट, this is motion. ये 60 डिग्री एंगल है, राइट? इफ डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच? इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 meters, व्हाट आई नीड टू फाइंड? आई नीड टू फाइंड वर्क डन. क्या होता है फॉर्मूला वर्क डन का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा. cos थीटा लगता है कि नहीं? यस सर.
तो फोर्स क्या होगा 80 into 10 into cos 60. cos 60 क्या 1/2, 80 into 10 into 1/2 5 होगा 400 joules. ओके, इजी राइट? किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझे रोक लेना, ठीक है? देखो, a ball of mass 20 kg is thrown up with the speed of 4 meter per second in the upward direction. एक बॉल है 20 kg मास है, उसको मैंने ऊपर फेंका कितनी स्पीड से 4 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये सपोज मेरा ग्राउंड है, मैंने ग्राउंड से बॉल को ऊपर फेंका, बॉल का मास कितना है, मास इज 20 kg, उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड इज 4 मीटर पर सेकंड। अपवर्ड डायरेक्शन मैंने कहां फेंका, ऊपर, ठीक है? बॉल को जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो कहां जाएगी, टॉप पॉइंट पे, दिस इज बॉटम पॉइंट एंड दिस इज टॉप पॉइंट, ठीक है? Then what will be the total mechanical energy of ball at any random position above the ground? मतलब क्या, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कोई भी पोजीशन पे अबव द ग्राउंड, मतलब कहीं पे भी, ए पे भी, बी पे भी, सी पे भी, डी पे भी, ई पे भी। अब देखो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, क्या पॉइंट बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हमेशा कंजर्व्ड है। व्हाट डज इट मीन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व मतलब क्या, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, आपको अभी पढ़ाया मैंने, इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो देखो सपोज ये पॉइंट एक्स ले लो, तो देखो पॉइंट एक्स पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट एक्स is equal to E total is mechanical equal to K energy plus V. K plus U Yes, is sir. potent, capital U। Sir, U, sir. हाँ सर तो सर देखो, फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, E is equal to K plus U, है ना सर? ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी आप EV लिख सकते हो। Okay, देखो sir. टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट x इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट B। हर पॉइंट में क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट C इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट D इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट E। हर पॉइंट में टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखो एक और चीज याद रखना, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट is equal to potential energy at topmost point। काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट। ये आपको पता है, ये भी बताया था मैंने, ये दो चीजें बताई थी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एक्स, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए बी सी डी ई, ये सब। अब मुझे क्या पूछा है, कोई भी पॉइंट पे मुझे टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करनी है। आई नीड टू फाइंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, मुझे कौन से पॉइंट पे एनर्जी मिल सकती है, देखो मुझे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एनर्जी मिल सकती है। क्यों, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मुझे क्या पता है, वेलोसिटी। तो मैं क्या करूंगा, देखो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास क्या होगा 20 इंटू 4 इंटू 4, क्या हो जाएगा 2, 160 जूल्स। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एक्स इज 0, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा 160 जूल्स। अब देखो टोटल एनर्जी 160 जूल है पॉइंट एक्स पे, तो व्हाट विल बी टोटल एनर्जी एट ऑल अदर पॉइंट्स, व्हाट विल बी टोटल एनर्जी एट ऑल अदर पॉइंट्स, 160 जूल। हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होगी, 160 जूल ही रहेगा। हर पॉइंट में सर टोटल पर एनर्जी ये कंडीशन, क्या, सर पर ये कंडीशन कब, सर ये कंडीशन कब अप्लाई होगी कि सब देखो की ये एनर्जी सेम कंडीशन रहेगी? कब अप्लाई होगी, जब आप फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन को जीरो मान रहे हो। आइडियली नहीं होता,
आइडियली नहीं होता, बट वी कंसीडर दैट इस क्वेश्चन में एयर फ्रिक्शन 0 है, बिकॉज अगर एयर फ्रिक्शन आप कंसीडर करोगे तो एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा। आया समझ में? यस सर। आई थिंक यहाँ तक मेरे 1 मार्क के क्वेश्चन थे, राइट? 10 तक, ये लास्ट है 10 मार्क के क्वेश्चन, राइट? ओके। A force of friction acting on a moving block is 10 kg of mass 10 kg is 15 न्यूटन। मेरा एक ब्लॉक है, ठीक है, कितना का? 10 kg का, वो मूव कर रहा है, इट इज मूविंग, तो उस पर क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। कितना लगेगा? इस तरह, ऑपोजिट लगता है फ्रिक्शन फोर्स। बताओ मूविंग ब्लॉक पे कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन? विच फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन। मूविंग ब्लॉक है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा 15 न्यूटन। देखो मूविंग ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन, रुके हुए ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन ने क्या दिया? मूविंग ब्लॉक, राइट? अब जो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है मुझसे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये कौन सा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज मूविंग ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है? अब देखो फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू UN, राइट? अब अगर स्टैटिक है तो USN हो जाएगा, अगर काइनेटिक है तो UKN होगा। अब ये क्या होता है? मेरा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, दिस इज आल्सो नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो वेरिएबल है, जितना फोर्स लगाओगे उतना वो ऑपोजिट लगाएगा, लेकिन उसकी कुछ रेंज है। मैंने एग्जांपल लिया था साइकिल उठाने वाला, किसका दिया था? शाहिल का, आई डोंट नो, राइट? अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? UKN, ठीक है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दिया? 15 इज इक्वल टू UK क्या होगा मुझे फाइंड करना है, N क्या होगा? 10 इंटू ग्रेविटी 10 mg, राइट? N इज इक्वल टू mg, तो UK क्या हो जाएगा मेरा? 15/100 इज इक्वल टू 1.5, UK इज इक्वल टू 1.5। ये मेरा फ्रिक्शन आ गया, कोफिशिएंट। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? सर ये आखिरी का दोबारा क्या नहीं आया? देखो फ्रिक्शन इज इक्वल टू UKN, ये फॉर्मूला है। N क्या? नॉर्मल रिएक्शन। देखो नॉर्मल रिएक्शन तो हॉरिजॉन्टल बॉडी है, जो ऐसे रहती है, उसमें क्या होता है? mg होता है। तो हॉरिजॉन्टल बॉडी है, उसमें n क्या होता है? mg होता है। तो n को मैंने mg से रिप्लेस कर दिया। m क्या है? 10, g क्या है? 10, और फ्रिक्शन इज UKN। UK क्या है मेरा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब आया समझ में? यस सर। Write any two difference between contact and non-contact force. गलत किया मैंने? Yes, sorry. 0.05, 0.05, 0.15, 0.15। अब देखो इसकी कई बार बच्चे क्या करते हैं गलती, कई बार बच्चे इसकी गलत यूनिट डाल देते हैं। इसकी क्या यूनिट है? कोई, इस हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। इसमें देखो हमेशा याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, बिकॉज इट इज फोर्स डिवाइड बाय फोर्स। देखो ये भी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन भी फ्रिक्शन फोर्स है, तो दोनों फोर्स डिवाइड होते हैं, तो क्या होता है? कोफिशिएंट की कोई यूनिट नहीं होती है। यस हर्षल, ठीक कर दिया मैंने। ये मेरा वर्क एनर्जी पावर चल रहा है। ओके सर। एक्चुअली वर्क एनर्जी पावर प्लस न्यूटन लॉ, मैंने आपको बताया था। आपका टेस्ट कितना था? 70% वर्क एनर्जी पावर, 30% न्यूटन लॉ। याद आ रहा है कुछ? टेस्ट लिया था जब? नहीं याद आ रहा? सर याद आ गया, गुड। अरे राइट एनी डू डिफरेंस बिटवीन कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखो सबसे पहला डिफरेंस, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट। देखो कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहला डिफरेंस क्या है? देयर इज कांटेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, देयर इज कांटेक्ट
between object and force. There is no contact between object and force. दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्प्रिंग. मैंने आपको ये चारों पढ़ाए थे, राइट? फोर्स ऑफ स्प्रिंग, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, 4 फोर्सेस थे, राइट? वैसे ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में भी एग्जांपल्स है. कैसा? ग्रेविटेशनल, जो भी हम पढ़े चैप्टर. ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फिर एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक. दो चार्ज के बीच होता है, चार्ज के बीच नेगेटिव, पॉजिटिव, और एक मैग्नेटिक फोर्स. नॉर्थ साउथ पोल जो आप मैग्नेट यूज करते हो, राइट? मैग्नेटिक फोर्स. ये हो गया डिफरेंस. सर 2 मिनट रुकना सर, नोट. यस सर. Okay, students, please send your attendance. ऐसे जितनों ने पेपर दिया वही क्लास में, जिसने पेपर दिया वो नहीं है. If you don't give paper ना, you will not able to connect to class. बस पेपर दो आप. हाँ, मैं दिखाऊंगा ना, चिंता मत करो. बस 10 क्वेश्चन और बचे. अटेंडेंस देते स्ट्रेंथ कम हो गई. वैसे मैं रिकॉर्ड रखता हूँ कौन अटेंडेंस देके भाग गया है. आई नो, मुझे पता चल जाता है. यस सर, रखना चाहिए सर. I know actually. A coolie X is carrying a load on his head, climbs up a slope, and another Y carrying identical load on his head moves the same distance on a frictionless horizontal platform. अब देखो दो कूली है, कूली X और दूसरा कूली Y. Coolie X is carrying a load on his head, climbs up the slope. स्लोप चढ़ रहा है, ठीक है, कूली. राइट? एक और कूली है, कूली Y, carrying identical load on his head, moves the same distance on a frictionless horizontal platform. ये Y है, right? Who will do more work? Explain this. वाई. चलो ठीक है, आप बताओ. सर वाई करेगा. वो कौन ज्यादा वर्क करेगा, X या Y? वाई. Y. क्यों? रीजन? सर ये रीजन. चलो ठीक है, चलो Y का देखते हैं. Y फोर्स कहां पे लगा रहा है? What is the direction of force of Y? डाउन. Upward. अपवर्ड, सॉरी सर, अपवर्ड. और what is the direction of motion? सपोज राइट में चल रहा है, राइट? एंगल कितना है? 90 डिग्री. वर्क क्या होगा? 0. अब इसमें देखते हैं. इसमें देखो फोर्स कहां पे लग रहा है? फोर्स
ऊपर पुली का फोर्स, डायरेक्शन का है मोशन का, एंगल कितना है, थीटा कुछ होगा कि नहीं, तो वर्क क्या होगा, वर्क इज एफ इंटू कॉस थीटा विच इज समथिंग पॉजिटिव. हाउ मेनी अंडरस्टूड व्हाट आई एम डूइंग, कितना को आया समझ में. तो कौन ज्यादा वर्क कर रहा है, हु इज डूइंग वर्क, एक्स. एक्स इज डूइंग मोर वर्क. वाई तो वर्क ही नहीं कर रहा, जीरो वर्क कर रहा है. ठीक है ना, तो रिमेंबर नो प्रॉब्लम. चलो ठीक है. फ्रिक्शनलेस क्या है, देखो अगर फ्रिक्शन होता तो मुझे चलने में एनर्जी लगती, दम लगता, तो फिर मेरे दो फोर्स लगते, एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स राइट में. आई हैड टू अप्लाई सम फोर्स इन राइट फॉर मोशन इन राइट, फिर वर्क पॉजिटिव होता, जीरो नहीं होता. लेकिन फ्रिक्शन नहीं है तो मुझे इधर हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप चलते रहोगे. आया समझ में. यस सर. तो ठीक है. A spring having spring constant 100 Newton per meter. Initially at equilibrium. Equilibrium मतलब क्या, बिल्कुल नहीं छेड़ा, राइट. जैसे आप 11th क्लास स्टार्ट होने से पहले इक्विलिब्रियम थे, बहुत पीसफुल, 10th हो गए, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, मजे की जिंदगी स्टार्ट हो गई. लेकिन क्या हुआ फिर, आप कंप्रेस हो गए. क्यों कंप्रेस हो गए, बिकॉज ऑफ 11th प्रेशर. तो ये मेरा एक स्प्रिंग है इक्विलिब्रियम में, 100 न्यूटन मीटर का स्प्रिंग कांस्टेंट है. क्या होता है ये के, राइट. इनिशियली इन इक्विलिब्रियम, मजे में है, इज कंप्रेस्ड बाय 15 सेंटीमीटर. उसको 15 सेंटीमीटर से कंप्रेस कर दिया, प्रेशर में आ गया बेचारा 12th 11th 12th के. फाइंड द फोर्स, डिटरमाइन द फोर्स. कितना फोर्स है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स. फोर्स इज इक्वल टू के इनटू एक्स. एक्स Yes, क्या है, sir. अमाउंट ऑफ कंप्रेशन. तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू फोर्स, क्या होगा 15/100, क्या आएगा 15 न्यूटन. ये पहला. व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू के क्या है मेरा 100 एक्स स्क्वायर. एक्स क्या है, अब देखो 15 सेंटीमीटर है इसलिए 100 से डिवाइड किया, 15/100 इंटू 15/100. क्यों, दो बार एक्स है, 100 कटा, क्या आएगा, इसको काटेंगे, अच्छा 225/200. क्या आंसर हो जाएगा मेरा, 1.125. आया समझ में. आप में से कोई अटेंडेंस नहीं दिया, प्लीज अपनी अटेंडेंस टाइप कर दो. हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस. आया समझ में. Yes, sir. वेरी गुड. गिव वन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क. पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क. देखो पहला है वर्क एग्जांपल. सपोज गौरव धक्का मार रहा है बॉक्स को राइट साइड में, राइट. सो वी कैन गिव व्हाट, गौरव इज pushing a block, moving block. ब्लॉक मूव होना चाहिए, मूव नहीं करेगा तो वर्क जीरो हो जाएगा. So Gaurav is pushing a moving block. That is the example of. तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कर दे तो सर, देखो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वर्क नेगेटिव. डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव
एक्चुअली इसमें ऐसे नहीं करते, इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल निकालते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल निकालते हैं। इट्स नॉट पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ऐसा नहीं होता, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बोलो तो इसमें एंगल कितने का बन रहा है? 180 का बन रहेगा ना? कैसे? फोर्स राइट साइड में लगा रहा है ब्लॉक पे, मोशन भी राइट साइड में हो रहा है, जीरो है ना। ओके सर। अब देखो नेगेटिव वर्क क्या है, वर्क फोर्स वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन मूविंग, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ मूविंग बॉल। अब फ्रिक्शन वर्क कर रहा है किस पे? बॉल पे। अब देखो बॉल का मोशन कहां पे हो रहा है? बॉल का मोशन राइट में, राइट, बॉल का मोशन राइट साइड में जा रहा है, फोर्स किधर लग रहा है? फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में, मोशन राइट साइड में, क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव। क्यों? एंगल 180, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और ये मोशन है, क्या हो गया? एंगल 180 हो गया कि नहीं? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, मैंने आपको एक बहुत फेमस एग्जांपल दिया था। सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव करना आसान हो, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव इज नॉट, वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, वर्क के लिए फोर्स और मोशन के बीच का एंगल होता है, फोर्स और मोशन के बीच का एंगल होता है। देखो अगर फोर्स भी लेफ्ट में लग रहा है, मोशन भी लेफ्ट में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। क्यों? मैं लेफ्ट साइड में मूव कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है अगर आप काइनेमेटिक्स के टर्म्स में देखो, लेकिन वर्क पॉजिटिव है। वर्क पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि दोनों का एंगल 0 डिग्री है। सर वॉइस इज नॉट कमिंग। स्टूडेंट मेरी वॉइस आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल टू यस यू? सर, क्लियर है सर। क्लियर है? आ रहा है समझ में आपको? यस सर। चलो ठीक है। कौन डाउट पूछा था? सत्यम, डाउट क्लियर हुआ आपका? देखो मैंने फोर्स लेफ्ट साइड में लगाया ऑब्जेक्ट को, तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, लेकिन वर्क पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही साइड में है, तो एंगल 0 होगा। देखो मैंने आपको नेगेटिव वर्क का एक और एग्जांपल दिया था, क्या? सत्यम इज कैचिंग अ बॉल, सत्यम इज कैचिंग अ बॉल। आपको याद है? कितनों को याद है? मैंने बताया था जब बॉल को कैच करते तो वर्क नेगेटिव होता है, याद है आपको? यस सर। क्यों? आपका फोर्स कहां लगेगा? देखो आप बॉल कैच कर रहे हो, बॉल का, अपवर्ड। यस यस, देखो फोर्स में राइट साइड में लगा, फोर्स मेरा लेफ्ट साइड में लगेगा, ये धोनी कैच करता है राइट, लेकिन हाथ का मोशन कहां होगा? हाथ का मोशन कहां होगा? हाथ का मोशन लेफ्ट में होगा, तो मोशन, फोर्स लेफ्ट में, मोशन राइट में, मोशन इज ऑन राइट एंड फोर्स इज ऑन लेफ्ट, एंगल 180 डिग्री। यस, ये इंपल्स कॉन्सेप्ट मैंने अभी पढ़ाई नहीं है, आई विल टीच। इंपल्स मैंने अभी पढ़ाई नहीं है, मोमेंटम मैंने होल्ड कर दिया था क्योंकि मोमेंटम सिलेबस में नहीं है, कुछ बच्चे बोले मोमेंटम इंपल्स, तो मैं बोला कि बाद में पढ़ा दूंगा। 9 में था, गुड। कल्पना आया समझ में? कैचिंग द बॉल, आई थिंक कल्पना आउट हो गई है। लैग हो रहा है मेरा, ज्यादा लैग हो रहा है स्टूडेंट्स, एम आई लैगिंग? नो सर। ठीक है, कैचिंग द बॉल, ठीक है, मैं कैचिंग द बॉल समझा देता हूँ। देखो सपोज ये एक पर्सन है, बॉल इज कमिंग, अपना हाथ वो ऐसे खुला रखेगा। अब देखो जब बॉल को कैच करेगा तो क्या करेगा? हाथ को पीछे लेगा कि नहीं? हाथ को पीछे लेगा, ये बॉल है राइट, उसके हाथ में आ गई। अब देखो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस पर्सन? देखो मोशन कहां हो रहा है हाथ का?
मोशन राइट में हो रहा है, लेकिन फोर्स का लगा रहा है फर्स्ट टाइम। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? फोर्स लेफ्ट में लगा रहा है, मोशन राइट में, फोर्स लेफ्ट में, वर्क क्या होगा? वर्क विल बी नेगेटिव। जो हाथ फोर्स लेफ्ट में लगाएगा ना, कैच करेगा तो, ठीक है, आया समझ में? ड्रॉ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब मुझे देखो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का बनाना है, तो ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। अब देखो वर्क mg नीचे लगेगा, सॉरी फोर्स mg नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, दोनों एक ही डायरेक्शन में। मैंने आपको क्या बताया था, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, देखो फोर्स यहाँ पे आता है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आता है। अब देखो फोर्स मेरा हर बार कांस्टेंट है, राइट? ये मेरा क्या होता है? f cos थीटा, राइट? x एक्सिस में क्या होता है? f cos थीटा व्हिच इज mg, सॉरी y एक्सिस में, तो f cos थीटा mg है, और डिस्प्लेसमेंट मेरा बढ़ते जा रहा है, x इक्वल टू 0 से बढ़ते जा रहा है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। कैसा ग्राफ आएगा? ये आएगा मेरा क्या? फ्रीली फॉलिंग। अब देखो अगर सपोज इसने h डिस्टेंस कवर किया, तो ये एरिया क्या है मेरा? ये एरिया क्या है? एरिया इज इक्वल टू वर्क डन, एरिया इज इक्वल टू फोर्स इनटू ये mg क्या हो गया? हाइट हो गया, और ये बेस क्या हो गया? हाइट, h, बेस h हो गया, mg मेरा क्या हो गया? फोर्स हो गया। ये रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो क्या आ जाएगा? mg। सिमिलरली इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ बॉल इज थ्रोन अप, अगर मैं देता हूं बॉल इज थ्रोन अप, बॉल थ्रोन अप, और देखो बॉल को मैंने ऊपर फेंका, तो मोशन क्या होगा? x इक्वल टू 0, ऐसे करते करते x इक्वल टू h पे जाएगा, तो मोशन ऊपर है। लेकिन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? फोर्स नीचे लगा, ग्रेविटी, दोनों का एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज, तो मेरा फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं, माइनस mg दोनों, और डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? h, तो ये एरिया क्या हो जाएगा मेरा? वर्क डन, क्या होगा? एरिया माइनस mg। कितनों का आया समझ में? कितने क्वेश्चन बाकी? मेरे ख्याल से आपके 3 क्वेश्चन और बाकी, उसमें से मैं सारे नहीं लेने वाला, आई एम जस्ट टेकिंग सम क्वेश्चन। टाइम क्या हो रहा है? अरे टाइम बहुत है अभी, ठीक है 5:35। ठीक है। अब बॉल ऑफ मास 5 kg, अभी कितनों को ये समझ में आया? समझ में क्वेश्चन? महक आया, रितेश, सोनाली, सर ये लास्ट वाला पार्ट दोबारा। कौन सा वाला? ये मैंने आपको पढ़ाया था, याद आ रहा है? स्प्रिंग के और ग्रेविटी की क्वेश्चन कर रहे थे, ग्राफ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। क्या डाउट है? पूछो, कहां चला गया? वेयर इज शिवम? क्या हुआ? पूछो। सर ये लास्ट वाले पार्ट में क्या हो, मतलब ऊपर वाले में तो फोर्स नेगेटिव हो गया ना, तो ये नीचे वाले में पार्ट नेगेटिव, में नीचे वाले में नेगेटिव है, ऊपर वाले में तो पॉजिटिव है। देखो इधर एंगल क्या हो रहा है? 180 डिग्री होना है ना, हो रहा है ना, तो ये f cos यस थीटा, सर। f cos 180, f cos 180 क्या हो जाएगा? माइनस mg ना। सर मतलब mg की टर्म में आंसर आएगा ना इसका? तो ये देखो एरिया, वर्क क्या होता है? एरिया होता है ना, तो देखो लेंथ क्या है इसकी? h, ब्रेथ क्या है? माइनस mg, एरिया, तो वर्क डन क्या हो गया? माइनस mg। ओके सर। ठीक है ना? आप ऐसे ही कर सकते हो, f s cos थीटा। मेरे आपको बस ग्राफ बनाना था, लेकिन मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करते हूँ। A block of mass 5 kg is revolving on a horizontal circular path of radius 2 meter, as shown in figure below. What will be the, अभी तक इसमें v नहीं दिया था मैंने, एग्जाम में v बताया था, 10 मीटर पर सेकंड, राइट? What will be the centripetal force experienced by the ball? अब देखो, a ball of mass 5 kg is revolving on a circular path of radius 2. ये radius 2 है, बॉल का मास कितना है? 5 kg।
with velocity of 10 meter per second. What will be the centripetal force experienced by the ball? तो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर बाय r बताया था मैंने. m क्या है मेरा 5, v क्या है 10 into 10 into 10 अपॉन r क्या होगा? r क्या होगा 2. तो 5 into 100 by 2 is equal to 250 न्यूटन. Which force is responsible for the necessary centripetal force experienced by the ball? कौन सा फोर्स सेंटीमीटर फोर्स जनरेट कर रहा है? क्या जनरेट कर रहा है? टेंशन. टेंशन is the reason behind the centripetal force. देखो टेंशन हमेशा दो एंड में लगता है. मेरे हाथ पे टेंशन बाहर की तरफ खींचेगा, बॉल को अंदर की तरफ. देखो जब भी अंदर की तरफ फोर्स लगता है तो क्या बोलते हैं उसको? सेंटीपीटल. तो बॉल पे कौन सा फोर्स लग रहा है? बॉल पे टेंशन लग रहा है. तो टेंशन इज एक्टिंग इनवर्ड एज सेंटीपीटल फोर्स फॉर बॉल. आ रहा है समझ में? यस सर. व्हाट इज द फोर्स? नेम द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द हैंड. देखो अब हैंड पे फोर्स कैसा लगेगा? बाहर खींचेगा कि नहीं हैंड? इज हैंड Yes, पुट sir. आउटवर्ड और नॉट? अब देखो जो भी फोर्स बाहर की तरफ लगता है सेंट्रीफ्यूगल. उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं. तो मेरे हाथ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? तो मेरे हाथ पे टेंशन इज एक्टिंग एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, सेंटीपीटल एंड सेंट्रीफ्यूगल. ड्रॉ अ ग्राफ रिलेटिंग change in friction force experienced by the body versus the external force applied on the body. देखो ये क्वेश्चन क्या है? जब मैं बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, राइट? सपोज ये बॉडी है, इस पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं. जब मैं बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो एक ऑपोजिट फोर्स लगेगा. क्या होगा? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन फोर्स होगा. तो देखो जब ये एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स होगा जो मेरा, वो क्या होगा? बढ़ते जाएगा. जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा वैसे मेरा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा. फिर ये फ्रिक्शन फोर्स एक एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचेगा. यहां तक कौन सा फोर्स लग रहा है? यहां तक मेरा कौन सा फोर्स लग रहा है? यहां तक मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन. और जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा फ्रिक्शन, क्या होगा? ये कम होके कांस्टेंट हो जाएगा. दिस इज नोन एज कांस्टेंट फ्रिक्शन इज नोन एज काइनेटिक. और ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन कहां से लगना शुरू होगा? मतलब जब वो आगे बढ़ेगा ना तब. जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा. देखो यस जब सर, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा. अभी तक रेस्ट पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है? जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ. जब मैं एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ तो क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाऊंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा. लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज है. ऐसा नहीं कि जितना भी लगा दे स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा. नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन एक एंड तक ही लग सकता है. तो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन को उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है USN, नॉर्मल इनटू स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. एक बार ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो गया, यहाँ पे मूव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा. तो कांस्टेंट है व्हिच इज इक्वल टू UKN. तो ये डायग्राम था. नेम द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी. फर्स्ट फैक्टर होता है नॉर्मल फोर्स. देखो N. सेकंड फैक्टर क्या होता है? सेकंड फैक्टर होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट माय टाइप ऑफ सरफेस.
मैंने आपको बताया था, आप जो सरफेस डिसाइड कर लेते हो, जैसे आइस और वुड, आइस और स्टोन, राइट, टाइल एंड वुड, आप जो दो सरफेस डिसाइड कर लेते हो, ये दो सरफेस, फिर फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कांस्टेंट चेंज नहीं होता. So my coefficient of friction depends on type of surface. और one is normal force. Normal force मतलब कितना भारी ऑब्जेक्ट है, कितना भारी ऑब्जेक्ट है. कितना को समझ में आया ये? How many understood this? आया? यस सर. ठीक है. A spring having spring constant K is stretched by x meter. Derive the expression of a work done by elongating spring. अब देखो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था. ये मेरी स्प्रिंग है, ठीक है, उसको खींच दिया डिस्टेंस x से. अब देखो ये फोर्स क्या है, मेरा वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स. तो देखो वेरिएबल फोर्स के लिए मैंने आपको क्या फंडा बताया था, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू dx, राइट, फ्रॉम, ये देखो x इक्वल टू 0 है, इनिशियली क्या है, स्ट्रेचिंग 0 है, फ्रॉम x इक्वल टू x, तो कैसे आ जाएगा 0 टू x. कैसे करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स क्या होगा kx इनटू dx. अब देखो मोशन यहाँ पे है, मोशन इज लाइक दिस, but what is the direction of force? Okay, your school at 5:30. Okay, arrive school at 5:50. Okay, जिनका स्कूल हो they can leave at 5:50 and 5:50 they can leave. ठीक है ना, आपका जो वो है रिकॉर्डिंग देख के आप नोट देख के समझ जाना. ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन. ओके सर. ठीक है, मोशन फोर्स लेफ्ट साइड में, मोशन राइट साइड में. तो देखो वर्क डन क्या हो जाएगा, अब cos, तो एंगल क्या आएगा, cos 180, cos 180 -1 माइनस fx dx. कहां से कहां तक, 0 टू इनिशियल पोजीशन 0, फाइनल पोजीशन x, फ्रॉम 0 टू x. तो क्या हो जाएगा, माइनस k 0 टू x. देखो k कांस्टेंट है स्प्रिंग का, x dx. अब देखो मैंने आपको इंटीग्रेशन ऑफ x dx बताया है, x की पावर n+1 अपॉन n+1. तो x dx क्या हो जाएगा, x dx क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2. तो क्या हो जाएगा, माइनस के 0 टू x. अब देखो इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट आएगी, राइट, x स्क्वायर बाय 2. कहां से कहां जा रहा है, 0 टू 2, तो माइनस के x स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2. फाइनली क्या होगा, माइनस हाफ के x स्क्वायर. दिस इज द वर्क डन बाय elongating spring. ये डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी आपको करवाया है, राइट, दिस डेरिवेशन वी हैव ऑलरेडी डन. कितना को समझ में आई है, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस. यस सर. ये करा है हमने, राइट, ये तो किया है बहुत. देखो ये आपको पक्का आएगा पेपर में, जब वर्क एनर्जी पावर स्कूल में करवाया ये. यस सर. नॉट येट सर, करवाएंगे. देखो 3 क्वेश्चन है, 3 4 5 क्वेश्चन है, 1 2 3. मुझे लगता है पूरा नहीं हो पाएगा. कितना टाइम हो गया, अभी 15 मिनट है, देखते हैं. देखो तो ये क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन से, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा. डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय ऑब्जेक्ट बाय ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन. जब उसका पोजीशन चेंज होता है या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो क्या होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी. स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, force acting on body is directly proportional to rate of change of momentum, right, force is directly proportional to rate of change of momentum. ये आपने बचपन में पढ़ा है. फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, इट इज अ ऑपोजिट फोर्स
It is the opposite force which is acting on a body. देखो इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ. Friction is a contact force acting on a body which opposes the direction opposite with x opposite with opposite the motion of the body. This is known as friction. देखो तो ये डेरिवेशन है, ये बहुत फेमस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये नोट्स में है राइट, मैंने आपको करवाया, बहुत बड़ा डेरिवेशन है और ये 100% आता है बैंकिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग ऑफ कार. ये कार है आपकी, एंगल थीटा पे आपको मैंने बताया भी था राइट. वी मैक्स इज आया था एग्जाम में राइट. वी मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट आर जी 1 माइनस क्या था यूएस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस यूएस टेन थीटा राइट. ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है नहीं वर्क एनर्जी पावर. एक ये वाला और एक स्प्रिंग का, एक स्प्रिंग का. अच्छा ये क्वेश्चन रह गया, आया था एग्जाम में राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है. Two blocks of mass 2 kg and 3 kg are connected by light string that passes over a pulley. The pulley system is released from this. Then determine. देखो सेम क्वेश्चन कितनी बार किया हमने राइट. अब देखो 3 kg का बॉक्स नीचे जाएगा, 2 kg का बॉक्स ऊपर जाएगा. अब देखो टेंशन ऊपर लगता है हर बार, इस पे फोर्स लगेगा mg, इस पे भी फोर्स लगेगा mg. mg मतलब 3 into 10 30 न्यूटन. इधर भी क्या लगेगा 2 into 10 20 न्यूटन. Now I told you कि थ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाओगे, अब देखो हैवी ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा. तो देखो इस पे क्या लग रहा है, इस पे mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है. तो कैसी इक्वेशन आएगी, mg मतलब 30 माइनस t इज इक्वल टू ma. mg माइनस t इज इक्वल टू ma. m क्या हो जाएगा 3 into a राइट. इस पे क्या होगा उल्टा, इस पे क्या लगेगा t माइनस mg इज इक्वल टू ma. क्यों, टेंशन ऊपर लग रहा है, ऊपर का फोर्स ज्यादा है, जब भी तो ऊपर जा रहा ही है, जब भी तो ऊपर जा रहा ही है. तो t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. अब ऐड कर दो दोनों को, क्या कर दो ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2. जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा 30 minus t is equal to 3a. Mute. t minus 20 is equal to 2a. कटेगा दोनों. 10 is equal to 5a. a क्या आ गया 2 meter per second square. तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या आ गया a equal to 2 meter per second square. ये मैंने कई बार लिया क्वेश्चन राइट. वैसे टेंशन क्या होगा किसी भी इक्वेशन में डाल दो. पुट a in equation 1. पुट a in equation 1. तो क्या हो जाएगा 30 minus t is equal to 3a right. ये इक्वेशन 1 है. 30 minus t is equal to 3 into 2. तो 30 minus 6 is equal to t. t is equal to 24 Newton. No problem. Work done by tension force on 3 kg block over a distance of 2 meter. अब देखो 3 kg ब्लॉक को ध्यान से देखो. 3 kg ब्लॉक
देखो टेंशन फोर्स कहाँ पे लग रहा है, टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, दिस इज फोर्स ऑफ टेंशन, और एक फोर्स नीचे लग, मोशन कहाँ जा रहा है, 3 kg ब्लॉक का मोशन का है नीचे की तरफ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, विच इज क्वेश्चन में कितना दिया 2 मीटर, एंगल कितना है 180 डिग्री, तो वो क्या होगा, वर्क विल बी इक्वल टू टेंशन फोर्स कितना है 24 इनटू मोशन कितना 2 मीटर्स इनटू cos 180, क्या होगा 24 इंटू 2 माइनस 24 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 48। कितना को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, किसी को कोई डाउट, थर्ड वाला आया समझ में। देखो वर्क डन बाय टेंशन, देखो टेंशन ऊपर लग रहा है, दिस इज द फोर्स ऑफ टेंशन, मोशन किधर है नीचे, एंगल क्या होगा 180 डिग्री, एंगल क्या होगा 180 डिग्री, तो देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा माइनस 24 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 48, ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो सो द टोटल वीडियो, हाँ आई विल शो लास्ट 5 मिनट, देखो दो क्वेश्चन है, मैं डेरिवेशन नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट, सो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज कंजर्व, ये डेरिवेशन मैंने करवाया था आपको, राइट, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, ये आता है, mass of 10 kg starts to fall from height of 10 meters, calculate the kinetic energy when it touches the ground, देखो एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का, उसकी हाइट 10 मीटर है, ठीक है, उसको मैंने फेंका ऊपर से, ये पॉइंट ए है और ग्राउंड पे टच हुआ पॉइंट बी पे, अब देखो आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम पॉइंट, क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप पॉइंट, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम पॉइंट, टोटल एनर्जी सेम होती है, तो क्या हो जाएगा mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, mm कट जाएगा, g क्या है मेरा 10, हाइट क्या है 10 इज इक्वल टू, अच्छा मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो सॉरी काटने की जरूरत नहीं है, वो वेलोसिटी में काट दो, तो देखो mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, m क्या है 10, g क्या है 10, h क्या है 10 इक्वल टू k क्या आ जाएगा मेरा 1000 joules, दिस इज हाउ वी डू इट, ठीक है, सो टेक केयर ऑफ दिस। जो लास्ट क्वेश्चन है, देखो एक और डेरिवेशन वर्क एनर्जी थ्योरम, सी दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, अगर आप ऑर्डर में लोगे तो सबसे पहला ये डेरिवेशन है वर्क एनर्जी पावर का वर्क एनर्जी थ्योरम, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग है, वैसे दिस वर्क एनर्जी थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन करके करते हैं, राइट, मैंने बताया था डेरिवेटिव करो हाफ काइनेटिक एनर्जी का, याद आ रहा है कुछ, 2 into 2 mv dv by dt, राइट, dt dt कटता है, dk is equal to mv, कितनों को याद आ रहा है, कुछ है ऐसा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना, डोंट मिस दिस, कि a कन्वर्ट होता है, dk बिकम व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स, ये ds by dt हो जाता है इनटू dv by dt क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू dx, इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेटिंग dk इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बिकम फोर्स, ये m a dx, फोर्स इनटू dx का इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, k फाइनल माइनस k इनिशियल इज इक्वल टू, ये डॉट प्रोडक्ट लग जाएगा, इज इक्वल टू f डॉट dx, दिस इज व्हाट वर्क एनर्जी थ्योरम, 6 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सो रिमेंबर दिस।
अब देखो इसी पे ये क्वेश्चन है, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन फोर्स दिस x ऑन एन ऑब्जेक्ट ओवर द डिस्टेंस ऑफ x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। तो देखो वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इंटीग्रेशन 10x स्क्वायर इनटू dx फ्रॉम 0 टू 2, 10 बाहर आ जाएगा, 0 टू 2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, सेम कॉन्सेप्ट। x की पावर n dn का इंटीग्रेशन क्या होता है, xn+1 अपॉन n+1, क्या हो जाएगा 10 x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू 2, 10। अब लगा दो 8 बाय 3 माइनस 0 बाय 3, क्या आएगा फाइनली, आंसर आ जाएगा 80 बाय 3 जूल। ऐसे हमने काफी क्वेश्चन ऑलरेडी किए, तो जितने भी डेरिवेशन है ये ऑलरेडी आपको नोट्स में है, मैंने करवाए, ठीक है, तो बार बार करवाने का जरूरत नहीं, ये याद रखो। वैसे मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम करवा दिया है, लेकिन कुछ थ्योरम जैसे ये वाला थ्योरम का डेरिवेशन और बैंकिंग वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू दैट। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट पेपर। आज आपको मैं आंसर भेज दूंगा। यस आई रिमेम्बर वीडियो, so I just show video.